मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम मौर्य वंश के महान शक्तिशाली शासक अशोक के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, मौर्य वंश बहुत ही महत्वपूर्ण वंश माना जाता है। मौर्य वंश, ये मौर्य वंश 321 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ और 185 ईस्वी पूर्व तक इस वंश के शासक शासन करते रहे। पहला जो मौर्य वंश का शासक था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठा? 321 ईस्वी पूर्व। इसी से मौर्य वंश की स्थापना मानी जाती है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाने में चाणक्य या कौटिल्य का पूरा सहयोग रहा, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करके मगध की गद्दी हथिया ली। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो शासक बना उसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और बिंदुसार के समय में भी कौटिल्य जो है वो प्रधानमंत्री रहा और ये कौटिल्य जो बहुत ही चतुर प्रधानमंत्री रहा है, इस कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक था तो चंद्रगुप्त मौर्य को उसके भोजन में बहुत ही कम मात्रा में जहर मिलाकर दिया करता था, ताकि किसी षड्यंत्र के तहत चंद्रगुप्त मौर्य को जहर देकर ना मारा जा सके। एक दिन की बात है, चंद्रगुप्त मौर्य भोजन ले रहा था तो उसने अपने भोजन में से अपनी पत्नी को भी वो भोजन खिला दिया जिसमें जहर था। उसकी पत्नी उस समय गर्भवती थी और कुछ दिन ही बचे थे कि वो बच्चे को जन्म देने वाली थी। परिणाम स्वरूप उस जहर के प्रभाव से चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का देहांत हो गया, वो मर गई। मरने के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का जो पेट था उसको चीर करके उस बच्चे को बाहर निकाला। यह पहला अवसर था दुनिया के अंदर, हमारे देश के अंदर, जो पहला सिजेरियन बच्चा हुआ। मैंने आपको बताया था कि हमारे देश का जो पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह का उदाहरण मिलता है वो चंद्रगुप्त मौर्य का मिलता है, जिसने यूनान के शासक सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो बिंदुसार शासक बना था, उस बिंदुसार का जब जन्म हुआ था तो वो सिजेरियन से हुआ था। इस प्रकार भारत के अंदर ये पहला सिजेरियन बेबी था। उसके बाद बड़ा हुआ बिंदुसार। अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार शासक बना और इसने अपने पिता के साम्राज्य को बनाए रखा। इस बिंदुसार के बाद जो शासक बना
वो बना अशोक। इसकी तिथि कब शासक बना आपकी पुस्तक के अंदर दी गई है, वही बताऊंगा मैं, जो आपने याद करनी है। 272 ईस्वी पूर्व और 268 ईस्वी पूर्व। इतिहासकार बताते हैं कि 272 ईस्वी पूर्व में अशोक गद्दी पर बैठा, लेकिन वास्तविक रूप से जो शासक बना अशोक वो 268 ईस्वी पूर्व में बना। 4 साल का अंतराल है इन दोनों तिथियों के बीच में, और इन 4 सालों में अशोक का अपने भाइयों के साथ गद्दी प्राप्त करने के लिए संघर्ष चलता रहा। तो ये सिंहासन की तिथि है अशोक की, के गद्दी पर कब बैठा। अब अशोक का जो रिश्ता था बिंदुसार के साथ क्या था, बिंदुसार का बेटा था अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का दादा था, या ये कहें अशोक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ये अशोक मौर्य वंश का ही नहीं बल्कि भारत का बहुत ही शक्तिशाली शासक माना जाता है। इस अशोक ने अपने दादा, अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के साम्राज्य को बढ़ाना चाहा। राजा बनने के बाद अशोक किस क्षेत्र पर अपना आक्रमण करता है और उसका निर्णय क्या निकल करके सामने आता है, देखिए। ये मौर्य साम्राज्य का भाग नहीं था। यहां पर 3 सरदारियां थी, चोल, चेर, पांड्य। ये 3 सरदारियां थी और चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही ये तीनों सरदारियां इनके साथ बहुत ही अच्छे संबंध थे मौर्य शासकों के। यहां चंद्रगुप्त का साम्राज्य था, बिंदुसार का साम्राज्य था, और यहां एक क्षेत्र पड़ता है आज जिसको वर्तमान में आज उड़ीसा कहा जाता है। इस उड़ीसा का उस समय नाम था कलिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि कलिंग जो है आज किसका नाम है वर्तमान में, तो आप कहेंगे उड़ीसा। तो ये कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार भी नहीं जीत पाए। अशोक ने इस कलिंग को जीतने की इच्छा जाहिर की और इसको मौर्य साम्राज्य में मिलाने के लिए कलिंग के ऊपर उस समय आक्रमण किया जब अशोक के 8 वर्ष शासन के पूरे हो गए थे। 8 वर्ष पूरे हो गए थे तो 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया। बहुत ही घमासान लड़ाई हुई और बहुत ज्यादा समय तक ये युद्ध चला। लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग घायल हो गए और अंत में इस कलिंग को अशोक ने जीत लिया। जीतने के बाद जब इसने कलिंग के मैदान में घायल लोगों को देखा जो तड़प रहे थे, खून से सने हुए थे, तो उस समय अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने कलिंग के मैदान में ही यह प्रतिज्ञा की कि मैं आज के बाद हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं आज के बाद युद्ध की नीति को त्यागता हूं। और उसने अपने जीवन में कलिंग युद्ध के बाद कभी भी युद्ध नहीं किया। इस प्रकार
अशोक को एक महान श्रेणी में गिना जाता है क्योंकि जीतने के बाद युद्ध नीति को त्यागा। अगर हारने के बाद युद्ध नीति को त्यागता तो आज इतिहास अशोक को कायर कहता, लेकिन युद्ध को जीतने के बाद अशोक ने युद्ध नीति को त्याग दिया। इसके बाद अशोक ने क्या किया देखते हैं। कलिंग युद्ध जीतने के बाद अशोक ने युद्ध नीति को त्याग दिया और देश के अंदर कुछ नियम लागू किए। उसको कहा जाता है अशोक का धम्म। यह अशोक का धम्म क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि अशोक के धम्म की बातें लिखिए, या अशोक का धम्म क्या था। यह जो धम्म है यह प्राकृत भाषा का शब्द है। राजगा शब्द मैंने बताया था, वो भी प्राकृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है राजाओं का घर। ये धम्म है, ये भी प्राकृत भाषा का शब्द है। ये संस्कृत का शब्द है धर्म, उससे निकला है। तो इसको धर्म जो होता है उसी को प्राकृत भाषा में धम्म कहा गया है। किसे कहते हैं अशोक का धम्म? अशोक ने विश्व के अंदर नैतिकता का उत्थान करने के लिए, अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए, भाईचारे का पाठ पढ़ाने के लिए जो आचार संहिता अशोक ने अपने राज्य में लागू की, उसको अशोक का धम्म कहा जाता है। क्या बातें थी अशोक के धम्म की? कैसे लिखनी है? नंबर 1, बड़ों का आदर करना। नंबर 2, सन्यासियों का आदर करना। नंबर 3, ब्राह्मणों का आदर करना। नंबर 4, दूसरे धर्मों से प्रेम और उनका आदर करना। अहिंसा का पालन करना। दान देना। ये अशोक के धम्म की बातें हैं। अगर आपसे पूछा जाए अशोक के धम्म की कुछ बातें लिखिए, चाहे वो 4 अंक में हो चाहे वो 2 अंक में हो। 2 अंक में हो तो 3 बातें, 4 बातें लिख दीजिए, और जब 4 अंक का हो तो पूरा लिख दीजिए। अब इस अशोक का जो धम्म था, इसका प्रचार करने के लिए अशोक ने कुछ विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। विशेष अधिकारी जो नियुक्त किए गए, उनको एक नाम दिया गया, धम्म महामात्य। धम्म महामात्य कहा गया उनको। अगर आपसे 1 नंबर में पूछा जाए कि अशोक ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए जो विशेष अधिकारी नियुक्त किए, उसको क्या नाम दिया गया? धम्म महामात्य का नाम दिया गया। ये था अशोक का धम्म। उसके बाद
बाद आते हैं हम अशोक का योगदान अभिलेख बनवाने में भी रहा। देखिए, हमारे देश के अंदर पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ, हमारे देश के अंदर पहला सिजेरियन बेबी हुआ, और अब तीसरी जो बारी है वो अशोक से संबंधित है। ये भारत के अंदर सबसे पहले अभिलेख महाराज अशोक ने बनवाए थे। अशोक को श्रेय जाता है सबसे पहला अभिलेख स्थापित करवाने का। अशोक से पहले किसी भी राजा का अभिलेख हमारे देश की सीमाओं में कहीं भी नहीं मिलता। और कहां से प्रेरणा ली? आज भी हम देखते हैं, एक देश दूसरे देश से प्रेरणा लेता है। कोई अच्छी चीज है, कोई अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसको दूसरे देश से लेकर के आते हैं। तो उस समय अशोक जो सम्राट था, उसने यह अभिलेख स्थापित करने की प्रेरणा किस देश से ली थी? यह देखिए, पाकिस्तान उस समय भारत ही था, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा भी भारत में था। तो उस समय जो सीधी भारत की जो सीमा लगती थी, ईरान की थी। ईरान जो था, ईरान के अंदर जो शासक था दारा प्रथम, उस दारा प्रथम ने ईरान के अंदर अभिलेख स्थापित करवाए। तो उससे प्रेरित होकर के अशोक ने भी भारत के अंदर प्रजा और अधिकारियों के लिए संदेश पहुंचे अभिलेखों के माध्यम से, इसलिए अशोक ने भारत में अभिलेख स्थापित करवाए। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे अभिलेख का अर्थ। क्या होता है अभिलेख? इसका अर्थ देखिए भाई, कोई भी धातु है, कोई भी पत्थर है, कोई भी कठोर सतह का बर्तन है, सिक्का है, ताम्रपत्र है, उसके ऊपर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अभिलेख किसे कहते हैं, तो इस तरह बताना है। दूसरी बात, जो अभिलेख हैं उनको जो पढ़ने वाले हैं, अभिलेखों का जो अध्ययन करने वाले हैं, कि वो किस भाषा में लिखे गए हैं, किस लिपि में लिखे गए हैं, तो उन अभिलेखों का अध्ययन करने वाले को अभिलेख शास्त्री कहते हैं। अभिलेख शास्त्री, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, भाषा और लिपि। जो अशोक ने अभिलेख स्थापित करवाए, उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं में, साम्राज्य में किस किस भाषा में और किस किस लिपि में अभिलेख स्थापित करवाए। देखिए, पहला प्राकृत भाषा लीजिए, क्योंकि हम शुरू से ही इसमें प्राकृत भाषा पढ़ते आ रहे हैं। प्राकृत भाषा जो है उसमें अधिकांश अभिलेख अशोक के मिलते हैं। और इस भाषा को लिखने में जो अशोक ने लिपि का प्रयोग किया है वो है ब्रह्मी लिपि। भारत के अधिकतर भागों में प्राकृत भाषा में ब्रह्मी लिपि में अशोक ने अभिलेख खुदवाए या बनवाए। दूसरी बात, जो ये भारत का पश्चिमोत्तर हिस्सा है, ये यहां, ये जो आज पाकिस्तान में है, यहां पर खरोष्टी लिपि
में अभिलेख मिलते हैं। तो पश्चिमोत्तर भारत में जो अशोक ने अभिलेख स्थापित करवाए थे, उन अभिलेखों पर जो लिपि है वो है खरोष्ठी लिपि। दो लिपि हो गई, भारत के अंदर ब्राह्मी लिपि हो गई, पश्चिमोत्तर भारत में जो आज पाकिस्तान में है जो हिस्सा, वहां जो अभिलेख मिले हैं वो खरोष्ठी लिपि हो गई। अब ये ब्राह्मी लिपि जो है, ये आज भारत के अंदर जो आधुनिक लिपियां हैं उसकी जननी मानी जाती है। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है, और देवनागरी हम कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं। तो ब्राह्मी लिपि जो लिखी जाती है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, और जो खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है, ये जिस तरह उर्दू लिखते हैं उसी तरह लिखी जाती है, दाएं से बाएं। तो ये दोनों आपको ध्यान होना चाहिए। अगर पूछी जाए ब्राह्मी लिपि किस तरफ से किस तरफ लिखी जाती है, आप कहेंगे बाईं से दाईं, और खरोष्ठी लिपि किस तरफ से किस तरफ लिखी जाती है, दाईं से बाईं होगा। तो ये थी खरोष्ठी लिपि। तीसरा, अशोक ने अरामाइक और यूनानी भाषाओं का भी प्रयोग किया है, लिपियों का भी प्रयोग किया है। ये जो अभिलेख मिला है, जो दो भाषाओं में लिखा हुआ है, एक अरामाइक में और दूसरा यूनानी में, एक ही अभिलेख के ऊपर दो भाषाएं लिखी गई है, एक अरामाइक और एक यूनानी। और वो अभिलेख कहां पर मिला है? वो अभिलेख मिला है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में कंधार है, वहां पर यह अभिलेख मिला है। इससे पता चलता है कि अशोक की जो सीमाएं थी वो यहां तक फैली हुई थी। इसका अर्थ यह हुआ कि अशोक का साम्राज्य यहां तक चलता था, शासन यहां तक चलता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक ने जो अभिलेख है वो किन किन भाषाओं में, किन किन लिपियों में स्थापित करवाए, कौन कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों पर खुदी हुई है, तो आपने बताना है ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरामाइक लिपि और यूनानी लिपि। ये अरामाइक और यूनानी, ये दोनों भाषाएं भी हैं, लिपियां भी हैं, और ये दोनों भाषाएं जो हैं वो लिखी हुई जिस अभिलेख पर मिली है वो अफगानिस्तान में कंधार में अभिलेख जो अशोक ने स्थापित करवाया था उसके ऊपर इनका उदाहरण मिलता है। तो ये थी भाषा और लिपि। उसके बाद अब है अभिलेखों का महत्व। अशोक ने जो अभिलेख स्थापित करवाए उनका महत्व क्या है? देखिए, जो अभिलेखों पर लिखा हुआ है वही महत्व है। क्या है अभिलेखों पर? भाषा है, लिपि है। अशोक के शासनकाल में अभिलेख बताते हैं कि अशोक के साम्राज्य में किन किन भाषाओं का प्रचलन था, अशोक के साम्राज्य में किन किन लिपियों का प्रचलन था। उन भाषाओं का नाम भी आप लिख सकते हैं और लिपियों का नाम भी आप यहां लिख सकते हैं। उसके बाद सीमाएं, किसकी सीमाएं? साम्राज्य की। अभिलेख बताते हैं कि अशोक का साम्राज्य कहां कहां तक फैला हुआ था। यह अभिलेख अशोक की सीमाएं निर्धारित करते थे। यह चीज भी आप यहां पर लिख सकते हैं।
उसके बाद कला। अशोक के शासनकाल में कौन कौन सी कला का प्रचलन था, कला किस प्रकार की थी, उसके बारे में हमें पता चलता है। आर्थिक एवं राजनीतिक जो गतिविधियां थी, जो अशोक का धर्म था, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, उपाधियां। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अशोक के अभिलेखों पर अशोक ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की, उन उपाधियों के बारे में भी हमें पता चलता है। तो कौन कौन सी उपाधियां धारण की, कई बार 2 नंबर में पूछा जाता है कि अशोक की 2 उपाधियों के नाम लिखिए और उनका अर्थ बताइए। तो देखिए, एक उपाधि का नाम है इसका देव नाम पिय। देव नाम पिय, देव माने देवता, देवताओं का प्यारा। एक तो ये उपाधि हो गई भाई इसकी। दूसरी जो उपाधि है वो है पियदस्सी। पियदस्सी, पिय माने प्यारा, दस्सी माने देखने में, देखने में सुंदर या मनोहर मुख आकृति वाला। ये 2 उपाधियां अशोक ने धारण की थी। अगर आपसे पूछा जाए तो ये 2 उपाधियां और उनका अर्थ आपने लिखना है। उसके बाद अभिलेखों की सीमाएं। यहां सीमाएं का मतलब है कठिनाइयां। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अभिलेखों को पढ़ने में अभिलेख शास्त्रियों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो वो समस्याएं आपने बतानी है और बहुत ही आसान है बिल्कुल। देखिए, अभिलेखों के बारे में हमने बताना है कि जो अभिलेख है वो हो सकता है हल्के ढंग से उत्कीर्ण किए गए हों, हल्के ढंग से उत्कीर्ण किए जाते थे, इसलिए उनको पढ़ पाना मुश्किल होता है आज। दूसरी बात, कुछ अक्षर लुप्त हो गए या लुप्त हो जाते हैं। अब अभिलेखों पर इतने पुराने हैं अभिलेख, तो कुछ अक्षर लुप्त हो जाते हैं, तो उनको पढ़ने में बड़ी दिक्कतों का सामना अभिलेख शास्त्रियों को करना पड़ता है। नेक्स्ट, अर्थ निकालना। अभिलेखों का अर्थ निकालना, उनसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना अभिलेख शास्त्रियों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो यह कठिनाई भी अभिलेख शास्त्रियों के सामने आ जाती है। उसके बाद उपाधियां। अभिलेखों में अनेक राजाओं ने अपनी अपनी उपाधियों का वर्णन किया है। किस राजा ने कौन सी उपाधि प्राप्त की, इसका पता लगाना अभिलेख शास्त्रियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। भाषाएं और लिपियां। जिन राजाओं ने अभिलेख स्थापित करवाए भारत में,
उन अभिलेखों में राजाओं ने अपनी अपनी भाषाओं का प्रयोग किया है, लिपियों का प्रयोग किया है, और उन भाषाओं और लिपियों का अर्थ निकालना, उनको समझना अभिलेख शास्त्रियों के लिए बहुत कठिन हो जाता है। उसके बाद जो अभिलेख है वो किसने बनवाए? राजा ने बनवाए। अब राजा किसकी बात लिखवाएगा? अपनी बात लिखवाएगा, अपने बारे में लिखवाएगा ज्यादातर बातें। तो ये जो अभिलेख है ये समाज की झांकी को नहीं दिखाते। किसान खेती किस प्रकार करते हैं, किसानों की जिंदगी कैसी है, लोगों की रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो कैसी है, अभिलेखों में इस बात का वर्णन नहीं मिलता। इसलिए इस पहलू से अछूते रह जाते हैं अभिलेख शास्त्री। तो ये कारण भी ना, ये समस्या, ये कठिनाई भी अभिलेख शास्त्रियों के सामने आ जाती है। तो इसका हम लिखेंगे, अभिलेखों में सामान्य जीवन का पहलू न होना, यह है अभिलेख शास्त्रियों की सीमाएं, समस्याएं। अभिलेखों को पढ़ने में जो दिक्कतें आती हैं वो, तो ये प्यारे विद्यार्थियों बड़ी अच्छी प्रकार से ये क्वेश्चन आपने याद करना है। उसके बाद अशोक को 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी नेताओं ने प्रेरणा स्रोत क्यों माना? ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 2 अंक का, इंपॉर्टेंट है। जो 20वीं शताब्दी यानी कि इससे पहले, अभी 21वीं शताब्दी जारी है, इससे पहले की जो शताब्दी थी वो 20वीं थी, और 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी इस अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना। क्यों? ऐसी क्या खासियत थी अशोक के अंदर, ऐसी क्या विशेषता थी कि उसको प्रेरणा का स्रोत माना? इसके अलावा भारत के अंदर अनेक महान राजा हुए हैं, उनको प्रेरणा का स्रोत क्यों नहीं माना? इसकी आपने 2 बातें आपने याद रखनी है। पहली, भारत में जितने भी राजा हुए हैं उन राजाओं की अपेक्षा अशोक जो है वो बहुत ही परिश्रमी और शक्तिशाली शासक था। एक बात तो आपने ये लिखनी है। दूसरी बात, अनेक राजाओं ने अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां लगाई, बड़ी बड़ी। उन राजाओं की अपेक्षा अशोक जो है वो बड़े विविध थे। बड़े दयालु थे, क्योंकि इससे पता चलता है कि अशोक ने कलियुग को जीतने के बाद युद्ध नीति को अपने शब्दकोश से बिल्कुल निकाल दिया था और जो है एक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था, और अपना धर्म भी जो है उसने देश के अंदर चलाया था ताकि देश के अंदर बंधुता, नैतिकता का उत्थान हो सके। इसलिए 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी नेताओं ने अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना है। इस प्रकार से आज हमने अशोक के बारे में पढ़ा। अशोक की उपाधियां कौन कौन सी थी, अशोक के अभिलेखों का क्या महत्व है, क्या उनसे जानकारी हमें मिलती है, और अशोक को 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी नेताओं का प्रेरणा स्रोत क्यों माना गया है, अशोक का धर्म क्या था, और इन चीजों के बारे में हमने बड़े विस्तार से याद करना है। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।